हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी, ठीक है, और इसके मेन फीचर्स क्या थे, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई और इसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा डिस्कस करेंगे, जिस हिसाब से पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन जुलाई 24 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो डेट याद रखनी है, जुलाई 24 1991 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी वो अनाउंस की थी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू लिबरलाइज द इंडियन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल कंट्रोल्स। तो मेन मकसद ये था कि जो सरकार की फालतू की रिस्ट्रिक्शंस थी उसको कम करना है और इकोनॉमी को थोड़ा लिबरलाइज करना है, ठीक है, आज़ादी देनी है इकोनॉमी को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ने का पूरा मौका देना है। इट्स मेन एम इज टू रेज द इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी टू द इंटरनेशनल लेवल एंड एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो मेन मकसद ये भी हो जाता है कि इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी बढ़ाना, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना ताकि इंटरनेशनल लेवल पे हम कॉम्पिटिटिव बन सकें, ठीक है। और अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स क्या थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के। पहला, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो सरकारी कंपनियां लॉस मेकिंग थी उनको बंद कर दिया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया जाएगा, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर के लिए एरिया कम कर दिया जाएगा। अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 number of industries reserved for public sector was reduced from 17 to 8। तो 1991 की बात मैं बता रहा हूँ। 17 इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उनको कम करके 8 कर दिया गया। वो 8 कौन सी थी? These 8 industries were arms and ammunition, atomic energy, coal, mineral oil, mining, iron ore, मैग्नीज ore, गोल्ड, सिल्वर, और सिक्स्थ आ जाता है माइनिंग, कॉपर, लेड, जिंक, और सेवंथ आ जाता है एटॉमिक मिनरल्स एंड रेलवेज। ये 8 इंडस्ट्रीज थी जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के पास रह गई थी, मगर इनको और कम कर दिया गया। कैसे? इन 2004-2005 दिस नंबर वाज रिड्यूस्ड टू 3 ओनली, नेमली एटॉमिक मिनरल्स, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे। सिर्फ ये 3 ही रह गई। ऑल अदर एरियाज आर थ्रोन ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। बाकी सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, ठीक है। फ्रॉम द year 2010-11, the number of industries reserved for public sector were reduced to 2, that is atomic energy and railways। तो 2010-11 में जो है कम होती होती सिर्फ 2 ही रहेगी और आने वाले टाइम पे शायद ये भी खत्म हो जाए। In railways also, some key infrastructure components, that is high speed train projects, dedicated freight lines, mass rapid transportation system, signaling system, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा हैव बीन ओपन टू प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी रेलवे का कुछ कंपोनेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। रिसेंटली द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ ओपनिंग एटॉमिक एनर्जी ऑल्सो फॉर प्राइवेट सेक्टर। तो सरकार का मकसद यही है कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाए, ठीक है, इवन एटॉमिक एनर्जी। इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ग्रेजुअली ओपन्ड टू प्राइवेट सेक्टर। तो आस्ता आस्ता क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी इंडस्ट्रीज वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज कंपटीशन इन द पब्लिक सेक्टर, प्रोविजंस हैव बीन मेड टू ऑफर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन द पब्लिक सेक्टर टू म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वर्कर्स एंड जनरल पब्लिक। तो सरकार ने बेसिकली किया क्या, अपने जो कंपनी के शेयर्स थे वो बेचने शुरू कर दिए और आस्ता 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 जो पूरी पब्लिक सेक्टर कंपनी थी उसको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, ठीक है। सरकार ने किसको शेयर बेचे? म्यूचुअल फंड्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या जनरल पब्लिक को या वर्कर्स को, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये था कि पब्लिक सेक्टर में कॉन्ट्रैक्शन लेके आया ये वाली पॉलिसी। नेक्स्ट आ जाता है डी लाइसेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। In new industrial policy, it was necessary to obtain industrial license only in case of 18 industries। 18 industries को छोड़ के आप कोई भी काम करते हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। Rest all other industries were exempted from the industrial licensing। In the wake of liberalization, the industries requiring compulsory license were reduced to 6। तो जब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आई तो आस्ता आस्ता पहले 18 इंडस्ट्रीज को चाहिए थी, फिर ऐसे कम करते करते 6 को रह गई, ठीक है। 6 इंडस्ट्रीज ही हैं जिनमें लाइसेंस लेने की जरूरत है। इन 2006 नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज which are required to obtain compulsory industrial license has been further reduced to 5।
तो ये जो नंबर है लाइसेंस लेने वाला ये लगातार गिरता ही जा रहा है। द स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज विच वेयर कंपल्सरी लाइसेंसिंग विल कंटिन्यू इंक्लूड अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स, जो शराब वगैरह की कंपनी है, tobacco products, aerospace, defense equipments, industrial explosives and hazardous chemicals। तो ये कुछ कंपनियां जिनके लिए लाइसेंस की फिलहाल जरूरत है। Except these industries, all other industries are exempted from the industrial licensing, क्योंकि उनको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, नई नई कंपनियां खुलेंगी। So the area of industrial licensing has been reduced and its scope has been made very limited। तो इसका जो लाइसेंसिंग का स्कोप है उसको लिमिट किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां आए और कंपनियां खुले। तो पहला था पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करना, दूसरा था ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम है सॉरी, इसको एबॉलिश करना या इसको खात्मे की तरफ लेके जाना, जिसको डी लाइसेंसिंग भी कहा जाता है। थर्ड आ जाता है एबोलिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन स्कीम्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज हैव बीन एबॉलिश्ड। जो रजिस्ट्रेशन स्कीम्स थी उनको एबॉलिश कर दिया गया। नाउ द एंटरप्रेन्योर्स विल हैव टू गिव ओनली अ मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स एंड सब्सटेंशियल एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो बेसिकली अब जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक्सपैंड करने के लिए सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ इंफॉर्मेशन देना पड़ता है कि हम ये फलां नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और हमारी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स है उसको सब्सटेंशियली एक्सपैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले तो इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था, समझिए बात। नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट लिमिट हैज बीन रेज्ड फ्रॉम 40% टू 50% इक्विटी। तो पहले 40% ही अलाउड था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अब उसको कई जगह बढ़ा के 50% कर दिया गया और रिसेंट तो कई जगह 100% ही कर दिया गया। In 47 high priority industries, foreign equity up to 51% will be permitted without any bottleneck and red tapeism। तो 47 इंडस्ट्रीज 47 हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज के अंदर जो पहले 40% की लिमिट चल रही थी इक्विटी लिमिट के, बाहर से कोई 40% या फिर विद इन इंडिया कोई 40% ही हिस्सेदारी खरीद सकता है, वो बढ़ के 51% कर दी और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। Foreign capital investment up to 74% has been permitted in 9 industries। तो foreign capital investment को बढ़ा के 74% कर दिया गया, ठीक है, कई इंडस्ट्रीज में। Foreign equity holding up to 74% equity has been allowed for trading houses primarily engaged in export activities। तो ये सारी की सारी जो परसेंटेज है इक्विटी की ये बढ़ाते रहे लगातार, और यहाँ ज्यादातर उस टाइम पे ट्रेडिंग हाउसेस के जो एक्सपोर्ट ट्रेडिंग हाउसेस की एक्टिविटीज करते हैं उनके अंदर 74% रखी गई थी। इन द ईयर 1999 जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है फेरा, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको फेमा कहते हैं, जो कि ज्यादा लिबरलाइज था। इन द न्यू एक्ट फॉरेन इक्विटी लिमिट अप टू 100% हैज बीन अलाउड इन मेनी एरियाज। तो जो नया एक्ट है 1999 में, इसमें कई जगह पे 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी अलाउ कर दी। नाउ आर गवर्नमेंट वेलकम्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो आजकल क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो वेलकम करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज आएँ और बाहर से इन्वेस्टमेंट करें। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो आजकल हर जो कंट्री है उसको वेलकम करती है, क्योंकि बाहर से जो पैसा आ रहा है उसको मना थोड़ी ना करेंगे। इवन अमेरिका फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करता है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्पेशल एम्पावर्ड बोर्ड was constituted to negotiate with international firms and approve फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिलेक्टेड एरियाज। तो ये नया बोर्ड जो बना फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, ये मल्टीनेशनल कंपनी से नेगोशिएट करेगा कि कौन कौन सी जगह पे या कौन कौन से एरियाज में वो कंपनी आ सकती है और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है कंसर्न जगह पे, ठीक है। दिस वुड बी अ स्पेशल प्रोग्राम टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टू प्रोवाइड एक्सेस टू हाई टेक्नोलॉजी एंड वर्ल्ड मार्केट्स। तो सिंपल वर्ड्स में ये एक अच्छा प्रोग्राम था सरकार ने जो लॉन्च किया, जिसकी वजह से बाहर से कंपनी आएंगी और हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, टेक्नोलॉजी लेके आएंगी और हमारे को कॉम्पिटिटिव लेवल, जो हमारा कंट्री का जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वर्ल्ड मार्केट में, वो बढ़ा देंगे। इन 2017 दिस बोर्ड वॉज एबॉलिश। 2017 में ये बोर्ड जो था वो खत्म हो गया। नाउ द टास्क ऑफ अप्रूवल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज बीन असाइंड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब कौन तय करता है कि कहाँ कहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा? जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ही डिसाइड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल एक्सपर्ट्स। हायरिंग फॉरेन टेक्नीशियंस और फॉरेन टेस्टिंग ऑफ इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स विल नीड नो परमिशन। अब बाहर से आप कोई फॉरेन टेक्नीशियन को अगर आप हायर करते हो
या कोई फॉरेन टेस्टिंग करवाते हो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड की, तो उसमें अब आपको कोई परमिशंस नहीं चाहिए। फॉर दीज पेमेंट्स For these payments, foreign exchange can be easily purchased from the Reserve Bank of India without any restriction. तो अगर आपने बाहर से कोई सामान मंगवाना है तो इसमें जो पहले रिस्ट्रिक्शंस लगती थी वो नहीं है, आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो, आरबीआई आपके बिहाफ पे आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो रिलीज कर देगा। समझ की बात? तो कहने की बात ये कि पहले जो रिस्ट्रिक्शंस होती थी वो अब रिस्ट्रिक्शंस नहीं रही हैं। नेक्स्ट, पब्लिक एंटरप्राइजेस इनकरिंग लॉसेस, वो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही थी उनके साथ क्या हुआ? Public enterprises incurring losses persistently will be investigated लिखना था, यहाँ पे investigated मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, investigated by, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी बाय द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। जो BIFR है ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि किस वजह से जो कंपनी है ये लगातार लॉसेस पे चल रही है। गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट रिवाइवल और रिहैबिलिटेशन स्कीम्स फॉर क्रॉनिकली सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो सरकार स्कीम्स लेके आएगी कि इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए क्या किया जाए, मतलब इनको दोबारा से प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या किया जाए, तो पूरे स्टेप्स लेगी। इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स अफेक्टेड बाय दी स्कीम्स विल बी प्रोटेक्टेड। जो वर्कर्स हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं कि प्राइवेटाइज कर दी या कोई स्कीम लेके आए जिसमें वर्कर्स को निकाल दिया, वर्कर्स की वेलफेयर का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फैसिलिटीज टू लेबरर्स। लेबरर्स को फैसिलिटीज दी जाएंगी, वही वर्कर्स की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू रिहैबिलिटेट रिट्रेंच्ड employees and workers of public sector units, the policy provides for special security mechanism। तो वो वर्कर्स जिनको किसी वजह से सरकारी कंपनी बंद होने की वजह से निकाल दिया गया, उनकी सोशल सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ठीक है, विद द व्यू टू प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू द वर्कर्स, नेशनल रिन्यूअल फंड, जिसको NRF भी कहा जाता है, उसको सेटअप किया गया। ठीक है, द फंड प्रोवाइड्स रिलीफ टू द वर्कर्स अफेक्टेड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंड क्लोजर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो किसी भी वजह से या तो सरकार ने टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दी जिसकी वजह से जॉब लॉसेज हो गए, या प्राइवेटाइजेशन या क्लोजर ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की वजह से जो जॉब लॉसेज हुए उसको सही करने के लिए जो वर्कर्स काम करते थे जिनकी जॉब लॉस हुई है उनको जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए सरकार ने नेशनल रिन्यूअल फंड लॉन्च किया, जिसकी मदद से उनकी हेल्प की जाएगी ताकि उनकी जो सिचुएशन है वो वर्स ऑफ ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10 लाख, लोकेशन क्लियरेंस विल नॉट बी रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर दोज इंडस्ट्रीज वेयर लाइसेंसिंग इज कंपल्सरी। अगर कोई भी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो उसके लिए ज्यादा लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं होगी, सीधा क्लियरेंस हो जाएगी, मगर वो इंडस्ट्री लाइसेंसिंग वाली नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकल टाइप नहीं होनी चाहिए या आर्म्स एंड एमिनिशंस। इन केस ऑफ सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव, एक्सेप्ट electronics and other non-pollutant industries, all other units will be set up at a distance of 25 kilometers from the city municipal limits। तो वो सिटीज जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है वहाँ पे 25 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, 25 किलोमीटर या उससे ज़्यादा दूर वो कंपनियां बनाई जाएंगी, मतलब इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी ताकि पोल्यूशन वगैरह ना आए। ठीक है, इट मीन्स नॉन पोल्यूटेंट इंडस्ट्रीज लाइक प्रिंटिंग, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक एटसेट्रा कैन बी सेटअप विद इन द इंडस्ट्री। तो वो इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती वो विद इन द सिटी भी खुल सकती है, जैसे प्रिंटिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज। जो बैकवर्ड एरियाज है उसमें इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाएगा। गवर्नमेंट विल ऑफर स्पेशल इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड रीजन्स विद अ व्यू टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी, ताकि जो रीजनल इनइक्वालिटीज हैं ये खत्म हो जाए। जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे सरकार कंपनी खोलने के लिए स्पेशल वो जो सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करेगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोलेगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंशन प्रोग्राम्स ऑफ न्यू यूनिट्स विल बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। पहले अगर किसी भी कंपनी ने एक्सपैंड करना होता था तो फिर से लाइसेंस लेना पड़ता था, फिर से परमिट लो, बहुत ज़्यादा झमेले होते थे, मगर आजकल ऐसा नहीं है। 1991 के बाद ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं और आजकल के टाइम पे बहुत कम रह गए। Existing units will be free to produce any commodity on the basis of license already issued। जो उनके पास ऑलरेडी इशूड है उसको देखते हुए वो कोई भी क्वांटिटी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी को एक्सपैंड करने के लिए फिर से लाइसेंस लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है कंसेशंस फ्रॉम मोनोपोलीज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज अंडर MRTP मतलब मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट हैव बीन गिवन कंसेशंस। तो जो भी पहले MRTP एक्ट लगाया गया था कि अगर कोई भी कंपनी अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करेगी तो उसके ऊपर एक्शन होगा, उसमें कंसेशंस दी गई, उसको थोड़ा सा लिबरल किया गया। MRTP एक्ट हैव बीन अमेंडेड to remove the limits of assets
इन रिस्पेक्ट ऑफ एमआरटीपी कंपनीज। तो जो भी एमआरटीपी कंपनीज है उनके ऊपर जो एसेट्स की लिमिट लगाई गई थी वो कम कर दी या खत्म कर दी। ठीक है, लिमिट कम कर दी मतलब उनको रिड्यूस कर दिया, जो लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस थी। नाउ कंपनीज विल नॉट बी एबल टू टेक परमिशन फ्रॉम एमआरटीपी कमीशन फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू यूनिट्स, मर्जर्स, एक्सपेंशंस, डाइवर्सिफिकेशन एटसेट्रा। तो अब किसी कंपनी में मर्ज करना है या कोई नया यूनिट खोलना है, एक्सपैंड करना है, तो अब ये जो एमआरटीपी कमीशन है उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। In the new industrial policy 1991, working of MRTP Act is restricted to prevent restrictive and unfair trade practices। तो MRTP Act का काम सिर्फ ये है कि प्रिवेंट करे रिस्ट्रिक्टिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कि कंपनियां बेईमानी ना करें, फालतू की रिस्ट्रिक्शन लगाना इसका काम अब नहीं रह गया। बट इन द ईयर 2002 गवर्नमेंट abolished MRTP Act and in its place framed much liberalized Competition Act 2002। तो 2002 में कंपटीशन एक्ट आ गया था और इससे पहले का जो एक्ट चल रहा था एमआरटीपी एक्ट उसको खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं न्यू डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, जिसको एमएसएमईज कहा जाता है। इन ईयर 2020 a new definition of micro small and medium enterprises was given। in this definition both manufacturing and service sectors या service enterprises are covered in the meaning of micro small and medium enterprises। following investment limits have been fixed। कौन कौन से फिक्स है? ए में माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन सी मानी जाएगी? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसको माइक्रो इंडस्ट्री कहा जाएगा। स्मॉल एंटरप्राइजेस किसको कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मीडियम एंटरप्राइज किसको कहा जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 50 करोड़ और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, उसी को मीडियम एंटरप्राइज कहा जाएगा। तो इनकी जो डेफिनेशंस है वो चेंज कर दी। 1991 में जो इनके ऊपर लिमिट्स लगी थी कि 5 लाख की, उसको बढ़ाते ये कई करोड़ों तक ले गए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रिजर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्वेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस लाए गए। इन मार्च 2014 प्रोडक्शन ऑफ 20 आइटम्स वाज रिजर्व्ड फॉर एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग या मैन्युफैक्चर इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो 20 आइटम्स को रिजर्व कर दिया गया 2014 में कि ये काम सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगी। Large industries and medium industries will not be allowed to go in for their production। तो large industries या medium वो काम नहीं करेंगे। But in 2015-2016 item earlier reserved for small scale industries were de-reserved। उनको फिर से रिजर्वेशन खत्म कर दी गई। At present no item is reserved for small scale industries। small scale industries के लिए कोई भी आइटम्स रिजर्व नहीं है। जिसने जो काम करना करो, बड़ी कंपनियां भी वो काम कर रही हैं जो छोटी कंपनियां कर सकती हैं। इट हैज बीन डन टू मेक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मोर कॉम्पिटिटिव। तो इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के चक्कर में बहुत सारी कंपनियां बंद भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फैसिलिटीज ऑफ इंपोर्ट्स। इंपोर्ट्स के लिए काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की। द पॉलिसी प्रोवाइड्स फॉर automatic approval of the import of capital goods whose value is less than 25% of the total value of the plant and machinery subject to a maximum limit of 2 करोड़। तो अब या तो 2 करोड़ से कम या जितनी भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी है उससे 25% से कम का आप इंपोर्ट कर सकते हो मशीनरी कभी भी विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इन other matters relating to the import of capital goods, raw material, technology, etc., Ministry of Industries will give necessary permissions कीपिंग इन व्यू द फॉरेन एक्सचेंज पोजीशंस। तो बाकी जो टेक्नोलॉजी या मशीनरी या रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रियल जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपको टाइम टू टाइम परमिशन देंगी, ये देखते हुए कि हमारे कंट्री के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली जो बाहर से इंपोर्ट करवाते थे मशीनरी या रॉ मटेरियल उसको काफी ज्यादा लिबरलाइज कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो थे फीचर्स के इसमें क्या क्या हुआ। अब आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होती है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 फॉलोइंग इंपॉर्टेंट चेंजेस हैव बीन अंडरटेकन। कौन कौन से चेंजेस थे? नंबर 1 वही वाली बात, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूस टू 2। लगातार कम होते होते जो 18-17 टाइप की कंपनी थी उनको 2 तक कर दिया गया। दीज इंक्लूड एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज, जो आने वाले टाइम पे ये भी प्राइवेट हो जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए इंडस्ट्रीज थी उनको कम करते करते वो 5 ही रह गई हैं।
In 2006, the number of industries in respect of which industrial licensing is compulsory has been reduced to 5. सिर्फ 5 टाइप की कंपनियां जिसमें अब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, बाकी सबको आस्ता आस्ता विदाउट लाइसेंस खोलने की परमिशन मिलती जा रही है. नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज. सम ऑफ द एरियाज रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर ओपन फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज. अब वो काम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ा गया था उनको भी डी रिजर्व कर दिया गया. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सारे काम कर सकती हैं. लाइक द मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स which was earlier reserved for exclusive manufacture by the small scale industries undertakings. Small scale industrial undertakings is now open to large scale industries. इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल जो रिलायंस है वो भी रिटेल कपड़ों में आ रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल दोनों में रिलायंस और टाटा के जो ट्रेंट ब्रांड है या जूडियो ब्रांड है वो लगातार कपड़े बना के सस्ते बेच रहे हैं. ठीक है. प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने का काम किया गया. कैसे? On June 1993, डेवलपमेंट कमिश्नर्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स, जिसको EPZs भी कहा जाता है, were given some specific powers for granting approval of 100% export oriented units. तो जो डिविजनल डेवलपमेंट कमिश्नर्स थे एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स के, उनको पावर्स दी गई कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां खोल सकते हैं अपनी अपनी जो जगह है वहाँ पे. तो एक्सपोर्ट्स वाली जितनी ज़्यादा कंपनीज खुलेंगी उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, हमारे कंट्री में डॉलर्स आएंगे. These powers were earlier vested with zonal authorities under the Ministry of Commerce. तो Ministry of Commerce के अंदर जो zonal authorities है, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, उनको दिए हुए थे, मगर अब जो कमिश्नर्स हैं जो लोकल लेवल पे उनको ये पावर्स दे दी गई. This will also reduce the difficulties of export oriented units. तो जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट के लिए कंपनीज खोलना चाहते हैं, उनकी डिफिकल्टीज कम हो गई, उनको ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना पड़ेगा, नीचे ही परमिशन मिल जाया करेगी. It will make convenient for EOUs, export oriented units. EOUs का मतलब है to obtain necessary permissions from development commissioners rather than Ministry of Commerce. वही वाली बात, अब उनको मिनिस्ट्री तक नहीं जाना पड़ेगा, नीचे कमिश्नर से ही परमिशंस मिल जाया करेंगी. Export oriented units set up in special economic zones are provided various tax exemptions. उनको टैक्स में छूट दी गई, फैसिलिटीज दी गई ताकि वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, सस्ते में ज़मीनें दी गई. उसके बाद कंसेशनल लोन्स भी उनको दिए गए ताकि एक्सपोर्ट्स को एनकरेज किया जाए. ठीक है. तो लोन सस्ते में मिले, टैक्स माफ हुआ, ज़मीन सस्ते में मिली, ताकि एक्सपोर्ट टाइप की इंडस्ट्रीज खुल जाएं. नेक्स्ट आ जाता है रिडक्शन इन ड्यूटीज. वेरी इंपॉर्टेंट. एक्साइज ड्यूटीज ऑन कैपिटल गुड्स आर रिड्यूस. जो बाहर से मशीनें आ रही थी उनके ऊपर जो एक्साइज लगता था उसको कम किया गया. इम्पोर्ट ड्यूटीज हैव ऑल्सो बीन रिड्यूस सो फार to allow increased imports of capital goods, raw material and technology. तो बाहर से रॉ मटेरियल या फिर मशीन या टेक्नोलॉजी के आने पे जो भी ड्यूटीज या टैक्सेस वगैरह लगते थे वो कम कर दिए गए. इट हैज बेनिफिटेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स, क्योंकि बाहर से मशीनें आएंगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्टिंग कम होगी. नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. अ कंसेशनल टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसको FII भी कहा जाता है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए सरकार ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जो FIIs है, जो यहाँ के हमारे कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, उनको एनकरेज करने के लिए टैक्स रेट जो था, जो कैपिटल गेन्स था उसके ऊपर, कैपिटल गेन्स होता है जब आप शेयर संभालते हो, शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, जब बेचते हो तो 1 साल के बाद उसके ऊपर कैपिटल गेन्स का टैक्स आजकल तो लगता है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं लगता था, तो वो हटा दिया गया या कम कर दिया गया. इन मेनी इंडस्ट्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इज रेज टू 100%. तो कई इंडस्ट्रीज में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट 100% तक कर दी गई. द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गॉट एनहेंस टू अ ग्रेट एक्सटेंट ड्यू टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी. तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने से जो FDI है उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ा. इन 1991 द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज $97 मिलियन, जो कि बढ़ के 2021 में हो गया $81,973 मिलियन. तो थोड़ा बहुत डाटा ऐड कर दिया कि पहले इतने $, था अब इतने $. है. तो ये जो पॉलिसी लेके आए इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को. नेक्स्ट आ जाता है रेजिंग फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इन ईयर 1995-96 गवर्नमेंट अलाउड इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर टू रेज फंड्स फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स. गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप अपनी कंपनी को जाके बाहर लिस्ट करा सकते हो, बाहर से भी पैसा आपको आ जाएगा. फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम दीज मार्केट्स इंडियन कंपनीज इशूज ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी जो रिसीट्स होती हैं, या फिर GDR. ठीक है. ADR और GDR पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है. तो इसमें क्या होता है, कंपनियां अपने शेयर जाके अमेरिका या UK वगैरह जाके वो लिस्ट करा देती हैं ताकि बाहर से भी उनको पैसा आ जाए. नेक्स्ट आ जाता है 8th पॉइंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन. वेरी इंपॉर्टेंट.
For improving technology and improving quality of production, government announced a reimbursement scheme. सरकार ने एक reimbursement scheme लेके आई जिसके अंदर क्या होगा? Under this scheme, if an industrial unit obtains ISO 14000, it is a quality accreditation certificate given by international standard organization. Then expenses incurred for obtaining it are reimbursed by the government. Simple words में, जब भी कोई कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेगी और अपनी चीज का क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ा देगी और ये सर्टिफिकेट ले लेगी, जो ISO 14000 होता है, इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है ये, जब ये ले लेगी तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा होगा सरकार उस कंपनी को रिफंड कर देगी, ताकि सारी कंपनियां ये सर्टिफिकेट या फिर ये जो है ये जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के जो ISO मार्क हैं ये ले ले और जितना पैसा होगा सरकार रिइंबर्स कर लेगी, इससे एनकरेजमेंट मिलेगी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टैक्स हॉलीडे फॉर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, वेरी इंपॉर्टेंट। इन 1993-94 गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ 5-year टैक्स हॉलीडे for setting up industrial units in any backward areas, in any of the backward areas notified by the government. गवर्नमेंट ने जितने भी बैकवर्ड एरियाज नोटिफाई किए हुए हैं उसमें अगर कोई कंपनी खोलता है तो उसको टैक्स हॉलीडे मिलेगा, मतलब कि फलां साल के लिए टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इट वुड एनकरेज सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, इसमें बैकवर्ड एरियाज में जा जाके जो कंपनियां खुलनी थी उसको एनकरेजमेंट मिली। नेक्स्ट आ जाता है एनकरेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बढ़ाई गई। फ्रॉम 1995-96 government has encouraged private sector to participate in the development of infrastructure like power, roads, seaports, airports, telecommunication etc. तो सरकार ने इन फील्ड्स में, इन इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड्स में प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया है। मेनी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन अंडर द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो PPP के अंडर, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर डेवलप हुए हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर रेजिंग फंड्स गवर्नमेंट सेटअप डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन इन द ईयर 1996-97। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही हैं उनको प्राइवेट सेक्टर को फुली या पार्शली बेच दिया जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन प्रोवाइड्स नेसेसरी एडवाइस रिगार्डिंग डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, तो ये कमीशन एडवाइस करेगी कि कौन कौन सी कंपनी को जो है सेल ऑफ कर देना चाहिए सरकार को, कौन कौन सी कंपनी को सेल ऑफ नहीं करना चाहिए। अंडर दिस गवर्नमेंट शेयर आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर बाय इनवाइटिंग बिड्स, तो सरकार बिड्स को इनवाइट करेगी, बोली लगाने के लिए कहेगी कि कौन हमारी फलां कंपनी में कितने % हिस्सेदारी कितने रेट पे खरीदना चाहता है। अप टू मार्च 2021 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹5,15,535 करोड़ वर डिसइन्वेस्टेड, तो तकरीबन 5 लाख करोड़ से ऊपर सरकारी कंपनियों के शेयर को डिसइन्वेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड्स, FIPB जो है इनको सेटअप किया गया। ये देखेंगे कि कहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। For attracting foreign investment, government has set up FIPB, मतलब Foreign Investment Promotion Board. This board encouraged foreign investors to invest in India, तो ये encourage करेंगे कि बाहर से आके जो investors हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करें। In year 2017 FIPB was abolished. Now the task of approval of foreign investment has been assigned to concerned ministry, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है फॉरेन मिनिस्ट्री का, उसको दे दिया गया है और वो ये काम करेगी। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है 2007 में इसको डिसॉल्व या एबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है एबोलिशन ऑफ MRTP एक्ट, जो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है उसको खत्म करके कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया। ठीक है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज एंड फॉर इंक्रीजिंग देयर ग्लोबल competitiveness, गवर्नमेंट abolished MRTP एक्ट इन ईयर 2002 और 2002 में कॉम्पिटिशन एक्ट लॉन्च किया गया था। MRTP एक्ट वाज अ हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट मर्जर एंड एक्सपेंशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज, क्योंकि जब भी वो अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश करते थे तो सरकार 100 टाइप के रिस्ट्रिक्शंस लगा लेती थी, जिनसे उनको मर्जर लेते टाइम या टेक ओवर करते टाइम या अपनी एक्सपेंशन करते टाइम MRTP जो एक्ट है उसके अंदर जो MRTP कमीशन आती है उसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 2020 इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस हैज बीन इंक्रीज, कितनी होगी है? नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस हैविंग इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 करोड़ इन अ प्लांट एंड मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर up to 50 करोड़ are covered under the meaning of small enterprises। अब small enterprises वो माने जाएंगे जिनके पास मशीनरी या प्लांट 10 करोड़ का है और उनकी जो कमाई है या जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये किस लिए? ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाए, उनके लिए कई स्कीम्स लॉन्च की जाए। नाउ एंटरप्राइजेस विद मोर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी and more sales can also avail facilities and incentives provided
टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब ज्यादा कंपनियां आ गई हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की डेफिनेशन में आती हैं, और अब ज्यादा कंपनीज जो है जो बेनिफिट्स हैं सरकार के वो ले सकती हैं। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन होता जा रहा है, इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि इसके फीचर्स क्या हैं, फिर इंप्लीमेंटेशन। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स क्या है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? सबसे पहला, जब ज्यादा से ज्यादा कंपनियां खुलेंगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स आर डिजाइन टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल। बाहर से कैपिटल आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी और मैनेजरियल एक्सपर्टीज आएगी बाहर से। ठीक है, दिस इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बेटर टेक्नोलॉजी विल हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन। जब बाहर से टेक्नोलॉजी आएगी, मशीनें आएंगी, मैनेजरियल स्टाफ आएगा, टेक्निकल नो हाउ आएगा बाहर से, तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगी ना। दिस विल लीड टू एडिशन ऑफ स्कार्स दिस विल लीड टू एडिशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं, कुछ लोग इसको स्कार्स रिसोर्सेज कह देते हैं, कुछ लोग स्केर्स रिसोर्सेज कह देते हैं, वो जो रिसोर्सेज है हमारे पास, इनमें एडिशन हो जाएगी। दीज रिसोर्सेज आर ऑल्सो मोर एफिशिएंट, so industrial production will increase both through higher productivity of these resources as well as through their additional inflow। तो बाहर से रिसोर्सेज आएंगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो भी प्रोडक्शन बढ़नी ही बढ़नी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रमोट्स लिबरलाइजेशन। इससे लिबरलाइजेशन को प्रमोशन मिलेगी। लिबरलाइजेशन मतलब लिबर्टी, आजादी देना प्राइवेट सेक्टर को। दिस पॉलिसी हैज अटेम्प्टेड टू लिबरलाइज द इकोनॉमी बाय रिमूविंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो सरकारी इंटरफेरेंस थी, जो ब्यूरोक्रेट्स की इंटरफेरेंस थी, उसको कम करती है ये पॉलिसी। इट हैज डन सो बाय एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग फॉर ऑल इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट 18 इंडस्ट्रीज। तो जो एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग की थी उसकी वजह से भी काफी फ्रीडम मिलती है। इन 1999 द इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपल्सरी लाइसेंस वर रिड्यूस्ड टू 6। तो ये लगातार जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है ये लगातार कम करते 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 6 तक पहुंच गई। एट प्रेजेंट 1999 में तो 6 थी, एट प्रेजेंट 5 इंडस्ट्रीज आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन लाइसेंस। 5 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जो मैंने पीछे डिस्कस की थी, उन्हीं में लाइसेंस चाहिए। द पॉलिसी हैज ऑल्सो रिमूव्ड द लिमिट ऑफ एसेट्स फिक्स्ड बाय एमआरटीपी कंपनीज। तो एमआरटीपी कंपनीज के जो एसेट्स की जो लिमिट थी उसको भी हटा दिया गया है, बल्कि एमआरटीपी एक्ट को ही हटा दिया गया है। इन द ईयर 2002 एमआरटीपी एक्ट वाज एबॉलिश्ड, उसकी जगह कंपटीशन एक्ट लेके आए। इट फर्दर प्रमोटेड द सेटिंग अप ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस। इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो और ज्यादा खुली, और ज्यादा एक्सपैंड हुई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर की एफिशिएंसी बढ़ गई। द रिडक्शन in the number of industries reserved for public sector from 17 to 2 and the threat of closure of 6 public sector enterprises would result in increasing the efficiency of public sector। जब 17 टाइप के कामों से खत्म करके 2 टाइप की इंडस्ट्रीज ही रह गई, और ऊपर से सरकार ने कह दिया कि अब अगर लॉस हुआ तो मैं बंद कर दूंगी, तो हुआ क्या कि जो लोग लगे हुए थे, जो एंगेज थे पब्लिक सेक्टर में, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई, और जब एफिशिएंसी बढ़ी तो वो प्रॉफिटेबल हो गई। अदर मेजर्स in this area such as professional management and greater autonomy are expected to improve performance of public sector enterprises। तो बाकी क्या काम हुए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाई गई, सरकार के जो बंदे हैं उनको कम करके उनकी पावर कम की, और जो जो मैनेजमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, जो मैनेजरियल जो स्टाफ है उसको अपॉइंट किया गया, ऐसा स्टाफ अपॉइंट किया गया जो प्रोफेशनल है, और जो वर्कर्स हैं उनकी भी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ाई गई, क्योंकि उनको भी डर था कि हमारी जो है नौकरी चली जाएगी। समझ की बात? तो इन सारे स्टेप्स की वजह से पब्लिक सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उनके काम की एफिशिएंसी बढ़ाई गई, उनको थोड़ा सा प्रॉफिटेबल बनाया गया। नेक्स्ट है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, easy entry of multinational corporations, MNCs या multinational companies, privatization, removal of asset limit on MRTP companies, liberal licensing etc. have increased the competition in the economy। ये जो सरकार ने फालतू की restrictions लगाई हुई थी, ये खत्म करने की वजह से MRTP की restriction खत्म की, प्राइवेटाइजेशन को encourage किया, बाहर से मल्टीनेशनल कंपनियां बुलाई, लिबरल लाइसेंसिंग कर दी, इनकी वजह से कंपटीशन बढ़ गया हमारे कंट्री में। ठीक है, इंक्रीज इन कंपटीशन विल रिजल्ट इन लोअर प्राइसेस। अब माल सस्ते में मिलने लग गया। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्राइसेस ऑफ मेनी आइटम्स हैव कम डाउन बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंपटीशन। कंपटीशन बढ़ गया तो प्राइसेस काफी कम नीचे आ गए। पब्लिक एट लार्ज विल बी बेनिफिटेड बाय इंक्रीज इन कंपटीशन। तो लोगों को फायदा, कंपटीशन बढ़ेगा, माल सस्ता मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लेस इकोनॉमिक बर्डन ऑन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर अब इकोनॉमिक बर्डन कम हो गया। कैसे? एरिया ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज बीन रिड्यूस्ड। अब सरकार को उतनी तनख्वाहें नहीं देने की जरूरत।
Now only two areas are reserved for public sector, all other areas have been open to private sector. अब सरकार को उन टाइप की कंपनीज खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर खोलेगा, और जब प्राइवेट सेक्टर खोलेगा सरकार के ऊपर बर्डन कम आएगा. मोर ओवर 6 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर सोल्ड टू प्राइवेट सेक्टर. जो सरकारी कंपनियां जो लॉस पे चल रही थी उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया. ऑल दिस हैज रिड्यूस्ड द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट को थोड़ी ना तनख्वाहें देनी है, गवर्नमेंट कंपनी खोलेगी नहीं, प्राइवेट सेक्टर खोलेगा, और अगर प्राइवेट सेक्टर खोलेगा तो सरकार के ऊपर जो सरकारी खजाने के ऊपर बर्डन है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, जिसको ईओयू भी कहा जाता है, आर गिवन वेरियस कंसेशंस लाइक लिबरल लोन्स, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेड खोले गए, लिबरल इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी एटसेट्रा. तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी गई ताकि उनको एनकरेज करने के लिए सस्ते में लोन दिए गए, सस्ते में ज़मीनें दी गई, और बाहर से मशीनें जो आ रही हैं उनके लिए रॉ मटेरियल आ रहा है उन पे टैक्स टुक्स कम किया गया. ठीक है, ऑल दिस हैज बेनिफिटेड आर एक्सपोर्ट सेक्टर. ये सारा फायदा एक्सपोर्ट सेक्टर को हुआ और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स खुले. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. इन द न्यू पॉलिसी स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड टू सेट अप बिग इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन्स. बैकवर्ड रीजन्स पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खोलने में सरकार ने काफी कंसेशंस दी थी. इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज आर गिवन वेरियस इंसेंटिव्स लाइक सस्ते में लोन, सस्ते में जमीन, टैक्स हॉलिडे एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दिस हैज हेल्प टू अचीव बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. तो इससे बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट को मतलब जो रीजनल इनइक्वालिटी है उसको कम करने में काफी हेल्प मिली है. मगर ये कह दें कि रीजनल इनइक्वालिटी खत्म हो गई है, ये भी गलत रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 8th पॉइंट, सिग्निफिकेंस फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की सिग्निफिकेंस बढ़ गई, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी बढ़ा दिया गया. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोवाइडेड enhanced support to small scale industries so that it can grow in an environment of economic efficiency and continuous technological upgradation. तो सरकार ने स्मॉल स्केल सेक्टर को हेल्प किया, सपोर्ट किया, ताकि वो लगातार उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती रहे और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी करती रहे. वो विद इफेक्ट ऑफ 2020 investment limit in the plant and machinery of small industries has been fixed at 10 crore rupees, 10 crore, and that of micro enterprises at 1 crore. तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट लिमिट्स थी वो सिग्निफिकेंटली बढ़ा दी गई, जो पिछले सालों में जो लिमिट चल रही थी उससे कई गुना बढ़ा दी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां स्मॉल स्केल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंडर आ सकें और उनको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा सकें. It allows small industrial units to invest more in plant and machinery and still avail facilities or concessions meant for स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. तो अब ज्यादा इंडस्ट्रीज जो हैं ये स्मॉल स्केल एंड एमएसएमईज में आ जाएंगी और सरकार उनको ज्यादा बेनिफिट्स दे सकती है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज प्रमोटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. बाहर से एनकरेज हुई है फॉरेन इन्वेस्टमेंट. इन 1991 the inflow of foreign investment in India was $103 million, जो कि 2017-18 में इसका इनफ्लो बढ़ के 83,139 मिलियन यूएस डॉलर हो गया. जो 2020 में और 2021 में इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई तकरीबन 1,20,698 मिलियन डॉलर्स, जो ये यूएस डॉलर्स की बात हो रही है. ठीक है, अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ गई और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आ गई. ठीक है, दोनों आ गई. अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है जब बाहर से कंपनी आके सीधा अपनी कोई कंपनी खोलती है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है कि बाहर से कोई कंपनी आई और उसने एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर खरीद लिए, लाइक रिलायंस के खरीद लिए, टाटा के खरीद लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स की वेलफेयर बढ़ गई. The government has taken various measures to protect the interest of labor, enhance their welfare and train them to learn methods of new technology. सरकार ने encourage किया वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उनकी वेलफेयर को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग वगैरह दी और उनकी क्लासेस वगैरह लगाई, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई. ठीक है, लेबर विल बी मेड एन इक्वल पार्टनर इन द प्रोग्रेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. तो सरकार का ये मानना था कि लेबर भी एक हमारा एक प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए एक जो है एक्टिव पार्टनर है, उसको इक्वल पार्टनर माना जाएगा. नेशनल renewal fund has been set up to protect the interest of the laborers who are retrenched because of privatization of public sector units. तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो सरकारी कंपनियां प्राइवेटाइज हो गई या बंद हो गई, इनकी वजह से जिनको भी जॉब लॉसेज हुए हैं उनको जो है कंपनसेट करने के लिए सरकार ने नेशनल रिन्यूअल फंड खोला. ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाता है कि शॉर्ट कमिंग्स क्या रही. शॉर्ट कमिंग्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या खामियां रही, क्या क्या दिक्कतें आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर. सबसे पहला, रिडक्शन इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. भाई पब्लिक सेक्टर का रोल खत्म हो जाएगा तो वेलफेयर भी तो कम हो जाएगी ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो अपना प्रॉफिट के लिए जाता है. द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड
from the public sector to two, privatization of some public sector and industries and closure of some public sector units have reduced the area, लिखना था यहाँ पे, रुको, reduce the area of public sector। तो इससे क्या हुआ, कुछ कंपनियां बंद होगी, कुछ प्राइवेटाइज होगी। इसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एनकरेजमेंट मिली, और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेजमेंट मिलेगी तो आप सबको पता है कि वेलफेयर नहीं होगी, ठीक है। वेलफेयर प्राइवेट सेक्टर नहीं लेके आता, पब्लिक सेक्टर लेके आता है। मोर to the extent that the public sector is mostly in the basic and key industries, the decreased importance of public sector will also slow down the growth of basic and key industries। अब हमें पता है ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज में था, और जब पब्लिक सेक्टर का रोल कम होता जाएगा तो बेसिक एंड की इंडस्ट्रीज में जो उसका काम है वो कम हो जाएगा, तो उस सेक्टर में स्लो डाउन आ सकता है, ठीक है। मोरओवर दिस पॉलिसी डज नॉट सजेस्ट द वेज टू फर्दर इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये जो सरकार डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेके आया था, ये तो बताता ही नहीं कि कुछ सरकारी कंपनियां जो प्रॉफिट पे चल रही हैं उनकी एफिशिएंसी और ज्यादा कैसे बढ़ानी है, बल्कि उल्टा करता क्या है, जो सरकारी कंपनियां लॉस पे चल रही है उनको कह देता है बेच दो, शेयर बेच दो या फुली बेच दो, पार्शली बेच दो, ठीक है। तो ये उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इतने स्टेप्स नहीं बताता जितना उनको सेल ऑफ करने के लिए बताता है। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन विल नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू एफिशिएंसी। अगर सबको प्राइवेट कर देंगे इसका मतलब ये नहीं कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। The new policy lays more emphasis on privatization on the plea that it will lead to more efficiency। नई पॉलिसी कहती है कि प्राइवेटाइजेशन लेके आओ और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट प्राइवेटाइजेशन विदाउट कंपटीशन विल ओनली रिजल्ट इन इनएफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर मोनोपोलीज इन प्लेस ऑफ वंस इन द पब्लिक सेक्टर। तो अगर प्राइवेट सेक्टर ले भी आए और उसका कोई कंपटीशन नहीं है तो वो तो मोनोपोली बना के बैठ जाएगा, और मोनोपोली बना के बैठ गया तो वो तो माल भी डबल रेट पे बेचेगा, तो जो सरकारी कंपनी लॉस पे चल रही थी उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा ये तो। इररिस्पेक्टिव of whether a unit is in the public sector or in the private sector, its efficiency would depend on the degree of competition that exists। तो मेन जो थिंग है वो कंपटीशन है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो प्राइवेट सेक्टर में हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि उस कंपनी में कंपटीशन है कि नहीं, उस सेक्टर में कंपटीशन है तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। इनफैक्ट unless structural reforms are undertaken by abolishing subsidies and price controls, exposing the economy to domestic and global competition, privatization would not succeed। तो सिंपल वर्ड्स में जब तक हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे, इकोनॉमी का ढांचा चेंज नहीं होगा और सरकार सब्सिडीज को रिड्यूस नहीं कर देती, खत्म नहीं कर देती, या प्राइस कंट्रोल्स को इस हिसाब से यूज करती है कि कंपटीशन को एनकरेजमेंट मिले, तो जब तक सरकार अपनी इकोनॉमी को, वर्ल्ड इकोनॉमी को एक्सपोज नहीं करती तो कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो फिर फायदा ही क्या है कि पहले सरकार की मोनोपोली थी, अब वो बेच के प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली कर दी, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार ने कंपनियां बेची, अमीर लोग और अमीर होते गए। न्यू पॉलिसी विल लीड टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इससे क्या है, जो नई पॉलिसी के आने से अमीर अमीर होते गए और अमीर गरीब में गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया। द अमेंडमेंट ऑफ MRTP एक्ट टू रिमूव द लिमिट्स ऑफ एसेट्स in respect of MRTP companies will lead to concentration of economic power in private hands। तो जब से MRTP एक्ट गया है तो प्राइवेट सेक्टर जो लार्ज कंपनी है वो और लार्ज होने में उनको तो कोई डर ही नहीं है, तो वो लगातार लार्ज होती गई तो वो और ज्यादा उनके पास पैसा इकट्ठा होता गया। एबॉलिशिंग MRTP एक्ट इन ईयर 2002 would further promote the setting up of more industries by big industrial houses। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, वो अब और बड़े बड़े काम खोल लेते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं रहती। इट विल रिजल्ट इन मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर्स इन फ्यू हैंड्स। तो वही जो बड़े बड़े लोग हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि वो और ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन रीजनल इम्बैलेंस। वैसे तो कहते थे रीजनल इनइक्वालिटी कम होगी, मगर ये तो उल्टा बढ़ गई है। द क्रिटिक्स ऑफ द न्यू पॉलिसी are of the opinion that it will lead to increase in regional imbalances। इससे तो regional imbalance बढ़ेगा। Liberalization of licensing policies with regard to the location projects would result in setting up of new industries in already developed regions only and not in the backward areas। तो जब से ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम है ये लिबरलाइज हुआ है, इसमें थोड़ा और आज़ादी हो गई है, तो कंपनियां जो हैं, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं, वो ऐसी जगह पे खुलती हैं जो अच्छे एरियाज हैं। बैकवर्ड एरियाज में तो कोई जाता ही नहीं, तो जो इनइक्वालिटीज हैं रीजन की वो कहाँ खत्म हुई हैं। दस इट गोज अगेंस्ट द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। तो जो मेन मकसद था कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करेंगे वो तो खत्म ही हो गया, क्योंकि लाइसेंसेज में आज़ादी कर दी। अब जहां मर्जी आप कंपनी खोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो लोग वही कंपनियां खोलेंगे जहां पे थोड़ी बहुत पॉपुलेशन है। नेक्स्ट, एडवर्स इफेक्ट
ऑन इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ा है। कैसे? इट इज़ फियर्ड दैट एक्सेसिव फ्रीडम टू फॉरेन कैपिटल में अल्टीमेटली अफेक्ट आर इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। बाहर से कंपनियां आएंगी और ऐसा ना हो कि हमारे पूरे के पूरे इकोनॉमिक सिस्टम पे कब्जा कर लें। अब जैसे मैकडी, पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, ये जो पेप्सी, कोक है, इन्होंने पूरा इकोनॉमी को कंट्रोल करके रखा है और सारे का सारा पैसा कमा कमा के बाहर भेज रहे हैं। पहले अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने लूट लूट के खा लिया इंडिया को। अब क्या हुआ है, अब वो खुद नहीं आते, अपनी कंपनियां भेज देते हैं ताकि हम उनका ही सामान खा पी के फिर से प्रॉफिट उनको बाहर जाए। बात तो एक ही है, जिसको नियो कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। छोटी छोटी कंपनियों पे इतना कंपटीशन की तलवार लटकी कि कई कंपनियां बंद ही होगी। The new industrial policy has increased competition by liberalizing licensing, foreign investment, foreign technology agreements, reducing areas reserved for public sector and by abolishing MRTP Act. तो ये सारे काम करने की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को इतना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा है कि उनकी बैंड बच गई है। आर स्मॉल स्केल यूनिट्स आर नॉट इन अ पोजीशन टू फेस कंपटीशन विद मल्टीनेशनल कंपनीज। हमारी छोटी छोटी कंपनियां कहाँ मल्टीनेशनल कंपनी से टक्कर लेंगी। ऑल दिस बैडली अफेक्ट्स स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बहुत ज़्यादा यूनिट्स क्लोज डाउन हो गए। नेक्स्ट, इग्नोर्स सोशल जस्टिस। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैज़ इग्नोर्ड द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर 5 ईयर प्लान्स। जो हमने 5 ईयर प्लान्स लगातार बनाए हैं, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो लागू ही नहीं हो पा रहे हैं। कैसे? इंक्लूडेड इन दीज ऑब्जेक्टिव्स आर, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे? ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पब्लिक सेक्टर रिलेटिव टू private sector and faster expansion of basic and key industries than the other industries, prevention of concentration of economic power in private hands, balanced regional development and promotion of small scale industries। ये सारे काम कहाँ हुए हैं? अब आप खुद सोचो, पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस तो लगातार गिरती जा रही है और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो भी कम होती जा रही हैं। रीजनल रीजनल इनइक्वालिटीज हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, पैसा लगातार कुछ हाथों में जाता जा रहा है और बाकी हाथों से दूर जाता जा रहा है। तो ये सारे जो प्लान्स थे, जो हमने जब प्लानिंग की थी, या नीति आयोग जो है आजकल, इसके जो प्लान्स हैं वो भी लागू कहाँ हो पा रहे हैं, ठीक है ना। ऑल दीज सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन इग्नोर्ड बाय द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये जो सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स थे नई पॉलिसी के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, लगातार अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती जा रही है और अलार्मिंग लेवल्स पे है जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब मैं किसी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ लिबरल इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हैज इंक्रीज। तो बाहर से जब फॉरेन टेक्नोलॉजी आएगी तो मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होगा। दिस हैज क्रिएटेड लेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आर लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स को जॉब्स ही नहीं मिलेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ही होगी ना। अब इसको थोड़ा कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट, since July 1991, fundamental changes in the structure and functioning of the industries have taken place। तो 1991 के बाद, जुलाई के बाद जब ये सरकार ने अनाउंस किया, कई फंडामेंटल, काफी ज्यादा फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, ठीक है। फंडामेंटल चेंजेस मतलब एकदम से सिस्टम चेंज हो गया। There has been large scale liberalization in the industrial policy। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में लिबरलाइजेशन आ गई, रूल्स एंड प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया, स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस करते जा रहे हैं लगातार। डिसइन्वेस्टमेंट हैज टेकन प्लेस इन मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। सरकार अपनी उन कंपनियों को बेच बेच के जा रही है जो प्राइवेट सेक्टर जो लॉस पे चल रही हैं, ठीक है। लिमिट्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज या फिर एक्साइज ड्यूटीज, जीएसटी या कॉर्पोरेशन टैक्स जो है या इनकम टैक्स है, इसको लगातार रिड्यूस किया जा रहा है। बट आजकल के ट्रेंड में अगर देखें तो इंडिविजुअल्स जो है वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं और कॉर्पोरेट जो है वो कम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। स्पेशल फैसिलिटीज हैव बीन गिवन टू स्मॉल कॉटेज एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ताकि सारा का सारा इकोनॉमी बढ़े, ठीक है। तो ये कंक्लूजन था 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है उसके बारे में। तो ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है। चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा सजेशंस फॉर मेकिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी मोर प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।